हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 31 अगस्त और 31 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आज हैं उनको ज़रा डिस्कस करेंगे। और मेंस डोज में आपके लिए हम एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लेकर आते हैं जो कि है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको हम इन द सेशन एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन देते हैं और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके भेजना है आपको इसे हमारे यूपीएससी वाले ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। कौन सा ग्रुप है अभी बताऊंगी मैं। इस पे आपको भेजना है। इसके थ्रू क्या होगा कि एक तो आपको मिलेगा पीयर रिव्यू अपने फेलो एस्पिरेंट से, और मेरा भी रिव्यू आपको मिल सकता है। हालांकि मैं हर आंसर को रिव्यू तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश यही करूंगी कि आपका आंसर मैं रिव्यू कर पाऊँ। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो, अभी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है चेज योर गोल इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है? डीएनए में, एडिटोरियल एनालिसिस में और प्रीलिम संग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है। हर चीज के आपको आंसर्स देने हैं। अगर आप इसको रिलीजियसली पार्टिसिपेट इसमें करते हो तो मैं आपको दूंगी मेरी साइड से एक फ्री मेंटरशिप कॉल, जिसके थ्रू आप अपनी प्रेपरेशन को और प्रॉपरली अलाइन कर पाओगे सही डायरेक्शन में। और ये थोड़ा जल्दी करना, ठीक है? सभी लोग इसका थोड़ा सा जल्दी इसको रिलीजियसली फॉलो करना, इसका रिस्पॉन्ड करना इस इन इनिशिएटिव्स पे, क्योंकि लास्ट डेट जो है बस आने वाली है। 4 सितंबर को आपको मेरी साइड से कॉल आ जाएगा और 3 सितंबर को मैं बताऊंगी कि किन किन लोगों को मेरी साइड से जाएगा एक कॉल। ओके, आगे बात करते हैं। मेंस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपको एंड ऑफ दिस वीडियो में मिलेगा, और भेजोगे कहाँ इसको? टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन सा ग्रुप है? देखो, ये वाला जो चैनल है, मयूरी भागवानी वाला जो चैनल है, इसको ज्वाइन करना है फॉर द पीडीएफ एंड ऑल द अपडेट्स। और इस चैनल को ज्वाइन करना है इफ यू वांट टू सेंड योर आंसर्स फॉर द पीयर रिव्यू। ओके, तो यू कैन सेंड योर आंसर्स ऑन दिस ग्रुप। ऑलराइट, इसके अलावा और इन सब मीडियम से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आज का पहला एडिटोरियल है फ्लड्स एंड फोर्स। बेसिकली हुआ क्या है? देखो, पाकिस्तान जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में आज के टाइम पे है। बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आया हुआ है, एंड दिस नेचुरल डिजास्टर हैज कम हियर इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स। ओके, तो यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे न्यूज वगैरह, न्यूज चैनल वगैरह देखोगे, बहुत ज्यादा बुरी हालत है पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि पहले ही यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस लंबा चौड़ा चल रहा था। साथ में यहाँ पे हेवी मॉनसून्स के चलते बहुत ज्यादा फ्लड्स जैसी सिचुएशन हो गई है। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि घर के घर ढह रहे हैं। लगभग 1100 लोगों की रिपोर्टेड डेथ्स हो चुकी हैं। इसके अलावा अनरिपोर्टेड तो पता भी नहीं है। इनफैक्ट जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है ना, उनको दफनाने के लिए भी इनको जमीन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है यहाँ पे। लगभग 33 मिलियन लोगों को यहाँ पे अफेक्ट किया है इन फ्लड्स ने, और लगभग $10 बिलियन का डैमेज हो चुका है होम्स को, रोड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। एक जो मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी, उसमें लगभग ये बताती है, पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट ये बताती है कि 157 ओवर ब्रिजेस जो हैं, फ्लाई ओवर एंड ओवर ब्रिजेस, ये कोलैप्स हो चुके हैं। एकदम ऐसे कोलैप्स हुए हैं कि नामो निशान नहीं है इनका। ओके, और ऐसे में यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कंडोलेंस जताई है अपनी, कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ अपनी सहानुभूति जताई है और इस बारे में बात की है। ठीक है, हालांकि कोई हेल्प अभी तक हमने ऑफर नहीं करी है। अब जरा आपको समझना जरूरी है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे चले आ रहे हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूसली हमारे ऊपर अटैक्स करता आ रहा है, टेररिस्ट अटैक्स, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। उरी में अटैक हुआ था, पठानकोट में अटैक हुआ था, उसके बाद तो हमने इनसे बातचीत भी बंद कर दी। सार्क एक जरिया था, सार्क ऑर्गेनाइजेशन एक जरिया था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के दोनों मेंबर्स थे, इंडिया भी पाकिस्तान भी। ये एक जरिया था जिसके थ्रू बातचीत हो सके, लेकिन इसको भी अब हमने लगभग लगभग ये अब अनएक्टिव पैसिव सा हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो बायलेटरल इश्यूज हैं वो इतने उलझे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत ऑलमोस्ट बंद है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला, जब 370 आर्टिकल हटा दिया गया हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में से, तब पाकिस्तान बोलता है कि हम आपके साथ कोई भी तरह का ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे। इससे ज्यादा फर्क इंडिया को तो नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ा। पाकिस्तान ने फिर कोविड आया, कोविड के दौरान पाकिस्तान ने बोला चलो ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आपसे ले लेते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स आपसे ले लेते हैं, और जो ड्रग्स वगैरह है, वैक्सीन वगैरह है, वो ले लेंगे आपसे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने बोला हाँ चलो, हमको ठीक है, हमें चलेगा। बिकॉज देखो, ऑलवेज समझना ये चीज कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है। वी हैव ऑलवेज एक्टेड रिस्पॉन्सिबली एंड वी हैव बीन प्रूविंग आवरसेल्व्स कंटिन्यूअसली एज अ रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। ओके, और इसी
इसीलिए हमने कभी भी इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड देने से मना नहीं किया है। अभी भी देखो इन्होंने इम्पोर्ट ट्रेड लगाए, हमने तो मना नहीं किया है। अब यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे बताते हैं, उन्होंने तो प्रॉपर जनता के सामने आके आके ये कहा है कि देखो भाई पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लगभग 20% इन्फ्लेशन है। जो टमाटर हो गया, अनियन हो गया, इसके जो रेट्स हैं लगभग 300 रुपीज़ केजी चल रहे हैं। जो 20 रुपये 30 रुपये होने चाहिए वो 300 रुपये केजी चल रहा है। यहाँ पे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, फूड इनसिक्योरिटी आ चुकी है। ये सब हो रहा है, ऐसे में अगर हमें इम्पोर्ट करना पड़े इंडिया से सामान, वेजिटेबल्स, गुड्स अगर करना पड़े तो हमें करना चाहिए। यहाँ पे कोई शर्माने की बात नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लाइव्स ऑफ द सिटीजन, ये कहा है यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने। इसके अलावा ये भी चिंताएं जताई जा रही है कि ये देखा जा रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का एक रिजल्ट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात नहीं, ये पूरे साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि साउथ एशिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसीलिए यूएन के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि हम भी पाकिस्तान को एड देंगे। इसके अलावा यूएस हो गया, यूके हो गया, चाइना, यूएई, कतर, टर्की, इन सब ने भी एड दी है पाकिस्तान को। और आईएमएफ भी ये कह रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को ये सब दिया। और आईएमएफ भी बार बार ये कह रहा है कि $1 बिलियन का, $1.1 बिलियन का इनको एड हम अभी दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी पाकिस्तान की बहुत बुरी बुरी हालत थी इकोनॉमिकली भी। अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस को तो आपको पता होगा। ओके, इसके अलावा देखो अभी न्यू दिल्ली का क्या होना चाहिए स्टैंड, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। देखो हमारे जैसे भी जो भी रिलेशन रहे हों, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है, ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे क्राइसिस आ जाता है, उस टाइम पे तो हम अपने दुश्मन का भी साथ हमको देना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग इज बिलो ह्यूमैनिटी, ठीक है, चाहे फिर वो कोई देश की यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, या फिर हमें बदला लेना हो, रिवेंज लेना हो, सब कुछ अभी यहाँ पे ह्यूमैनिटी के नीचे आता है, ठीक है, नीचे आना चाहिए। इसीलिए ह्यूमैनिटी शुड कम फर्स्ट, और इसीलिए इंडिया को मदद करनी चाहिए अपनी डोमेस्टिक कंसिडरेशंस को अभी साइड में रख के। उन्हें सच में ज़रूरत है, वहाँ के सिटीजन्स जो हैं उनकी जाने जा रही हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हमें करना चाहिए, ये कहते हैं ऑथर। ओके, और हमने नेपाल की, श्रीलंका की, मालदीव्स की, अफगानिस्तान की कंटिन्यूसली मदद की है। तो पाकिस्तान के साथ तो हमारी लैंड बॉर्डर शेयर होती है। ओके, इसके साथ देखो पाकिस्तान की जो ट्रेड वगैरह, हमने ट्रेड बैन वगैरह हुआ था इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट खराब हो रहे थे, इंडिया का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। तो हमें इनको इस कैलेमिटी के टाइम पे एड प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी पहचान होती है, ठीक है। हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान है दैट वी आर द रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर, वी आर रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल सुपर पावर ऑफ दिस रीजन। ओके, तो हम यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे मदद करनी चाहिए, ये कहते हैं ऑथर। और साथ में देखो कोई भी कंट्री, जितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन ऐसे समय में भी अगर एक दूसरे के साथ मांगने में उनको शर्म आ रही है, तो इससे ज़्यादा रिडिकुलस और ट्रेजिक कुछ भी बात नहीं हो सकती। अब आप अपनी क्रिकेट टीम्स को साथ में खिला रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपके इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, इकोनॉमिक फायदे हैं, लेकिन क्या ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? हैं, बिल्कुल है। अब देखो अगले आने वाले महीने में एससीओ की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों पहुंचने वाले हैं उज्बेकिस्तान। और अगर अब देखो, अब हमारे पलड़े में, हमारे पाले में है बॉल, और अब हम यहाँ पे सारे रिलेशनशिप जो है इंडिया और पाकिस्तान के, इन रिलेशनशिप को अपने हिसाब से डाइवर्ट या मोल्ड कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा हमारे पास मौका है कि हम टेररिज्म वाले इशू को अब यहाँ पे खत्म कर सकें विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान को समझा बुझा के, पाकिस्तान को सही राह दिखा के हम ये काम कर सकते तो हैं। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल है मेनी वेज ऑफ हेल्पिंग श्रीलंका। हमारा आसपास का सारा नेबरहुड जो है ना अभी बहुत ही बुरी हालत में है। अब देखो श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका जो है बड़ा खराब सिचुएशन में है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और यहाँ पे अगर श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में पूरी बात जाननी है, क्योंकि आज का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, श्रीलंका की आज जो हालत है अगर उसके बारे में पूरी बात जाननी है तो हमारा 31 मार्च का, जो 31 मार्च 2022 का आप देखिएगा डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसमें हमने श्रीलंका के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस को बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से डील किया है इसके साथ, ठीक है। तो श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में इंडिया बहुत मदद कर सकती है, और इंडिया के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया अपनी पॉलिसी रखती है नेबरहुड फर्स्ट, और इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के पीछे
जो यहाँ पे इंटेंशन है वो यही है कि हमारा नेबरहुड अगर स्टेबल है तो हम भी स्टेबल रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम कहाँ कहाँ पे मदद कर सकते हैं श्रीलंका की, ये हम पता करें उससे पहले देखो ऑथर बताते हैं कि जो श्रीलंका के लोग हैं, श्रीलंका के सिटीजन हैं, उनके दिमाग में एक बहुत ही गुडविल है इंडिया की। इंडिया को लगता है कि वहाँ के लोग के दिमाग में, लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव सा थॉट है हमारे बारे में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ऑथर बताते हैं कि देखो यहाँ के लोग जो है बहुत वैल्यू करते हैं इंडिया के सपोर्ट को। जैसे अगर इंडिया थोड़े बहुत फर्टिलाइजर्स भी पहुंचा देता है, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर पहुंचा देता है, या फिर लोन दे देता है, या जिस भी तरह की मदद करता है, यहाँ के लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इसको। इसीलिए यहाँ पे हमें इनकी और मदद के बारे में सोचना चाहिए। ओके, और देखो यहाँ पे अभी भी इंडिया ने $4 बिलियन की मदद करने का कहा है श्रीलंका को। ओके, और यहाँ पे ये सिर्फ लिबरल लोन्स तक नहीं होना चाहिए, हमें इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज देनी चाहिए, नॉलेज देना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए फिर से, और इसी के थ्रू ये स्टेबल हो पाएंगे। ओके, और इससे ही हमारा भला हो पाएगा, क्योंकि हमारा आसपास का एरिया स्टेबल तो हम स्टेबल। तो यहाँ पे देखो अगर आप बात करोगे श्रीलंका के अलग अलग लोगों की, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है बहुत प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं, और यहाँ पे हम इनकी मदद कर सकते हैं, स्पेशली डेयरी सेक्टर में। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मानसून होती है, काफ़ी अच्छा एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे डेयरी सेक्टर काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। यहाँ पे 185 सेंटीमीटर इज द एवरेज रेनफॉल। ओके, इसीलिए डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूव कर सकता है, जिसमें इनको मदद लगेगी इंडिया की। दूसरा सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर। पोल्ट्री सेक्टर में भी इनको अलग से एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देने की ज़रूरत है इंडिया की साइड से, क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक तो पोल्ट्री सेक्टर में हम इनकी मदद कर सकते हैं, दूसरा मेडिसिन में इनकी बहुत मदद कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि देखो इनके पास वेटरनरी मेडिसिन वगैरह नहीं है, जिसके कारण पोल्ट्री इनकी उतनी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाती, पोल्ट्री इंडस्ट्री। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेज़ वगैरह में इनको मदद दे सकते हैं। साथ में हम इनकी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनर्जी के लिए इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि श्रीलंका में कई सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है, श्रीलंका को भी इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, श्रीलंका को भी इंडिया की मदद लेने से झिझकना नहीं चाहिए। जैसे अडानी ग्रुप को अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला है श्रीलंका में, जिसमें $500 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न प्रोविंस में। लेकिन इंडिया का पुराना एक्सपीरियंस खराब भी रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया का एक सामपुर करके, सामपुर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, लगभग 500 मेगावाट कोल पावर का, लेकिन ये बीच में ही श्रीलंका ने वापस ले लिया इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में श्रीलंका की एमएसएमई, श्रीलंका की जो एमएसएमई सेक्टर है, इसे डेवलप करने में इंडिया को मदद करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि देखो इनकी एमएसएमई जो जा रही है ना पीछे, वो इसीलिए जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं है। तो हमारे देश में जैसे डिजिटल एमएसएमई रैम्प स्कीम हम चला रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, वैसी कुछ मदद हमको श्रीलंका की मदद भी करनी चाहिए। स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, स्पेशली उन एरियाज में जो कि वल्नरेबल हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जैसे तमिल माइनॉरिटी हो गई, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन, स्मार्ट बोर्ड वगैरह यहाँ पे लगवाना चाहिए। और इसके साथ जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज है उनकी रीस्किलिंग में भी मदद करनी चाहिए इंडिया को, ठीक है। कल्चरल फ्रंट पे इंडिया को मदद करना चाहिए, कैसे कि यहाँ पे अपने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को टूरिज्म के लिए श्रीलंका भेजा जाए। अभी आप सोचोगे कि ये सब तो श्रीलंका की साइड से लग रहा है, आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट्स के लिए, श्रीलंका के लिए भी, इंडिया के लिए भी। देखो अगर श्रीलंका स्टेबल है तो इंडिया में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि देखो जो भी कंट्री अनस्टेबल होती है, पावर्टी में जाती है ना, उतना वहाँ पे क्राइम्स बढ़ते हैं, ठीक है। क्राइम्स बढ़ेंगे तो रेफ्यूजी से यहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा इंडिया में, क्राइम्स बढ़ेंगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगी, जिसका असर इंडिया पे भी होगा, क्राइम्स बढ़ेंगे तो टेररिज्म बढ़ेगा, जिसका असर बिल्कुल इंडिया पे होगा। तो ये सब हम नहीं चाहते कि हो, इसीलिए हम चाहते हैं श्रीलंका स्टेबल रहे। दूसरा, इंडिया की अपनी खुद की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। इसके अलावा इंडिया खुद एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, ठीक है। इंडिया को खुद अपने जो यहाँ पे इंटरेस्ट हैं उनको प्रॉपरली हार्नेस करना है, तो हमें श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। ओके, और साथ में देखो श्रीलंका का जो पॉलिटिकल क्लास है, सिविल सोसाइटी है, इन्हें भी इंडिया की ये महत्व, इंडिया का जो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है, इसको समझना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, और एंटी इंडिया रिटोरिक अगर थोड़ा सा भी है उसे सप्रेस करके जो प्रो इंडिया यहाँ पे स्टैंड है उसे उजागर करना चाहिए, इमर्ज करवाना चाहिए। ओके, और ये चीज़ हमारे खुद के इंटरेस्ट में भी होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्टेबल रहेगा श्रीलंका, तभी इंडिया को कुछ फायदा पहुंचा पाएगा। ओके, और दूसरा चाइना फैक्टर तो है ही,
चाइना का हमको पता है, चाइना ने पूरा डुबाया है श्रीलंका को, और ऐसे में इंडिया अगर श्रीलंका को वापस उठाता है तो नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। ओके, आगे बात करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन ये है मेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक्सप्लेनिंग श्रीलंका प्रेजेंट क्राइसिस सजेस्ट वेज इन विच इंडिया कैन हेल्प श्रीलंका एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 150 वर्ड्स। ओके, अच्छा मैंने आपके लास्ट दो टाइम के जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू नहीं किया है, ना ही मैंने आज बताया है कि कौन सा आंसर बेस्ट है। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपके आंसर्स को रिव्यू कर नहीं पाई हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि कल आई हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट, ठीक है, जिसके कारण थोड़े से कुछ इश्यूज हैं जो एक दो दिन लगेगा ठीक हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए वो रिव्यू नहीं हो पाए। लेकिन डोंट वरी, आई वुड बी रिव्यूइंग देम बाय टुनाइट ओनली। आपके सारे आंसर्स मैं रिव्यू कर दूंगी, लेकिन आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिखना मत भूलना। और 3 सितंबर का वेट करो, 3 सितंबर को मैं रिवील करूंगी उन सभी के नाम जिनको मैं देने वाली हूँ अपनी साइड से एक फ्री पर्सनलाइज्ड mentorship call. Okay, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.